प्राइवेट एफएम में कुछ भी चलता है, और इसमें सबसे बड़ा गुनाह उन लोगों का है जो इस रेडियो में थे बहुत टाइम से, अगर वो डिफेंड नहीं कर पाए इस चीज को कभी। आज की मुलाकात के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी मुलाकात अलग अलग लोगों से कराते हैं, और आज हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं उनका नाम है आरजे रफ़ीक, जो कि न सिर्फ एक रेडियो जॉकी हैं, बस उसके साथ साथ वो एक होस्ट हैं, एक एंकर हैं और एक एक्टर भी हैं। तो वेलकम टू द शो आरजे रफ़ीक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम इन दिस वार्म वेलकम। रफ़ीक साहब, हम सबसे पहले रेडियो के हवाले से आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपका जो प्राइम काम है वो आरजेइंग है। बिल्कुल। तो रेडियो विद टाइम जब आपने शुरू किया था, जितना मुझे मालूम है कि आपने रेडियो कश्मीर जो था उससे शुरू किया था, जो अक्सर लोगों ने यहाँ शुरू किया है। हाँ, बिल्कुल। रेडियो कश्मीर से लेके आज जो प्राइवेट एफएम जहाँ आप काम करते हैं, वो जर्नी कैसी थी, और ये इवॉल्व जो हुआ है रेडियो, ये कैसा इवॉल्व हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो आपने उसी मोहब्बत की बात की। रेडियो तो मेरी मोहब्बत है, और रेडियो ऑल इंडिया रेडियो का रेडियो कश्मीर, जहाँ से बहुत सारे लोगों के सपने, ख्वाब, काम, पैशन सब जुड़ा हुआ। वहाँ काम करने का तरीका अलग और प्राइवेट एफएम का काम करने का तरीका अलग है। पहले इन दोनों चीज़ों को हम लोग अलग अलग करके बात करते हैं। वहाँ एक कायदे से काम होता है, एक ढंग से काम होता है, सरबराही में काम होता है। आपके जो प्रोड्यूसर है, आपके जो उस्ताद जी हैं, मे बी उनके ऑफिस से लेकर के वाक़यात बहुत सारे मेरे पास हैं। हमारे तला साहब हो गए, हमारे आखोन साहब, आरपी साहब, धर साहब, इन सब के साथ ऐसे मामलात रहे हैं। इवन बख्शी साहब, हम ऊपर से उनके ऑफिस से जाकर के नीचे चलते चलते स्टूडियो तक वो प्रोग्राम के बारे में हमसे बात करते और ऐसे इनपुट्स दे देते जो उनके बरसों की मेहनत और एक्सपीरियंस बयान करते थे। वो बस सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऑफिस और स्टूडियो, इतनी देर में मैं उनके पीछे पीछे सर जी, वो आपको ऐसा इनपुट दे देते। तो वो सरबराही तो हर चीज़ में थी। फिर वहाँ जब आप बात कर रहे हैं, भले वो रिकॉर्डेड है या लाइव है, तो वहाँ एक ड्यूटी ऑफिसर हुआ करता है। ड्यूटी ऑफिसर आपके हर एक वर्ड को सुन रहा है, आपके प्रोग्राम को सुन रहा है, आपके टोन को सुन रहा है, आपके तरीके, कायदे और ढंग को सुन रहा है, और वो हर चीज़ रियल टाइम लिख रहे हैं। कि इस शो में ये, और अगले शो होने से पहले जो कि अगला शो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि ड्यूटी ऑफिसर ने आपकी रिपोर्ट क्या दी है। तो वो रिपोर्ट अंदर जाएगी और सारे प्रोड्यूसर्स में करके उसे देखेंगे कि अच्छा ये गलती हुई है, तो पहली क्लास इस गलती पे लगेगी। अगर ये आप सुधार सकते हैं और बेहतरी कर सकते हैं, आप उस सब के लिए तैयार हैं, तो वेल एंड गुड, बिस्मिल्लाह करके आपको अगला काम मिलेगा। ये वहाँ का नॉर्मल और बेसिक सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब शिफ्ट, अब प्राइवेट में क्या है जी कि आप खुद ही प्रोड्यूसर भी हैं। बहुत सारे रेडियो जॉकी जो कमर्शियल है वो खुद ही प्रोड्यूसर्स हैं। कहीं पर आपको प्रोड्यूसर मिल जाता है जो कि पूरा शो लिख देते हैं, और जो रेडियो जॉकीज हैं वो जा करके बयान कर देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा है जहाँ पर आप खुद लिखते हैं, आप खुद करते हैं, और आपका फिल्टर ही नहीं है, आपको बताने वाला ही नहीं है कोई। फिर आपका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आता है कि या आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग आती है वो बयान करती है कि बॉस आप ये काम कितना खूबसूरती से कर रहे हैं, कितना डिटेल्ड, महीन, फाइन कितना कर पाते हैं। परिस्तान कशीर हुन मुनफरिद ब्राइडल शोरूम ये लेटेस्ट तो बेशुमार रंगन मज माहरिन खतर पलव दस्तियाब माहरिन खुश करने खतर तो खानदर मजीद दिलकश बनाने खतर अनिव तशरीफ परिस्तान द ब्राइडल लॉन्ज सिटी वॉक मॉल अपोजिट एसपी कॉलेज श्रीनगर। कॉन्टैक्ट 9697744444। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो ऑल इंडिया रेडियो की आप बात करें या रेडियो कश्मीर की बात करें, वहाँ पर टाइम है। आप जो भी बात कर रहे हैं उसकी डिटेलिंग करते हैं, आप खूबसूरती से पूरा वक्त लेकर के आप वहाँ बात करते हैं, और एक फॉर्मल तरीके से वो बात होती है। कट टू प्राइवेट में आपको बहुत लिमिटेड टाइम है, मैक्स 2 मिनट का आपका टॉक जाएगा, लिंक जाएगा, उसके बाद गाने हैं। बिकॉज दिस इज अ कमर्शियल रेडियो चैनल, यहाँ पर आपके बाद एक ऐड चलनी है जिसका टाइम ऑलरेडी बाहर दिया गया है। सो आपकी जो बात है, आपकी जो आवाज़ है, उसके लिए लिमिटेड टाइम है। तो आप ही मुझे बता दीजिए कैसे वो चीज़ के साथ इंसाफ होगा, कैसे वो क्लैरिटी आएगी, कैसे आप ऑडियंस को समझा पाएंगे। तो कम टाइम है,
فرق بہت ہے. اب آپ نے جیسے جرنی کی بات کی, کیسا سفر رہا ہے, وہی استادوں کی بات ہوتی ہے سر. بہت پیارے لوگ, بہت بڑے استاد, جن کا کام پورے کشمیر نے دیکھا ہے, سنا ہے, ایون کشمیر سے باہر انہیں لوگوں نے سراہا ہے, وہ تمام لوگوں نے سرپرستی کی ہے, وہ تمام لوگوں نے سکھایا ہے. وہاں بہت کم پیسہ ہے. آپ کو اگر میری طرح کانٹریکٹ بیس وہاں آل انڈیا ریڈیو میں کام کرتے تو پیسہ بہت کم ہے, بہت کم ہے. وہاں پیشن آپ کا جو ہے وہ آپ کی ڈرائیو ہے. اگر آپ کے پاس پیشن ہے اور سچے من سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لمبے وقت تک چل پائیں گے. اگر پیشن نہیں ہے پھر آپ وہاں چھوڑ کے نکل جائیں گے, کچھ اور کریں گے, جو کہ بہت سارے میرے دوستوں نے کیا. بٹ دین کمرشل میں دیر از منی انف, گڈ ہینڈسم سیلریز, جو لوگ جسے انجوائے کرتے ہیں. آپ کی بات سے ایک چیز کلیئر ہوتی ہے کہ جو آل انڈیا ریڈیو ہے جہاں آپ کام کرتے تھے, جہاں بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے, وہ تھوڑا فارمل ہے. بالکل, تھوڑا نہیں, کافی حد تک فارمل ہے. کافی. اور جب ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ایف ایمز کو دیکھتے ہیں تو وہ کیجول ہے, انفارمل ہے, کیونکہ جو آر جے پرائیویٹ سیکٹر کا ہے یا جو آر جے ریڈیو کشمیر کا ہے, آل انڈیا ریڈیو کا ہے, ان کے وے آف ٹاکنگ میں بہت فرق ہے. بہت. تو جب آپ اس سیٹ اپ سے اس سیٹ اپ میں گئے تو واٹ واز دا بگیسٹ چیلنج اینڈ واٹ واز دا مین ڈیفیکلٹی؟ کیونکہ آپ یہاں سے گئے تھے ایک فارمل طریقے سے, جیسے ایک اناؤنسر بات کرتا ہے ریڈیو کشمیر کا. جب ہم یہاں جاتے ہیں, یہاں آپ کو ہنسی مذاق بھی کرنا ہے, یہاں آپ کو بہت تیز رہنا ہے, انفارمل ہونا ہے, جوکس کریک کرنے, تو وہ چینج کیسی تھی آپ کے لیے؟ بہت بہتر سوال اور مزیدار. ہوا یہ ہے بس کہ ہم لوگ 8 منٹ بولا کرتے تھے. میں مارننگ کے لیے کمرشل براڈ کاسٹنگ کے لیے صبح کا شو, تو اس میں کچھ آپ 8-10 منٹ کے لیے اوپننگ لنک میں ہی بولتے ہیں, اور بہت خوبصورت, جیسے کہ میں آنکھوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں, آنکھوں کی بات ہو رہی ہے, روشنی کی بات ہو رہی ہے, پلکوں کی بات ہو رہی ہے, اور اس میں آپ سوچئے کتنا خوبصورتی سے ڈیٹیلنگ کر رہے ہیں, یا آپ لنک اوپن کر رہے ہیں ریڈیو کشمیر پہ, بہت خوبصورتی سے آپ آنکھوں کے بارے میں ایسے فیکٹس بھی بتا رہے ہیں, اور نادانیاں, گستاخیاں, یہ سب آنکھوں سے جڑی ہوئی ہے نا, دل کا دروازہ ہے, تو آپ ان تمام چیزوں کی ڈیٹیلنگ کر رہے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ 5-8 منٹ کے بعد آپ پہلا گانا بجائیں گے, جسٹ ٹو بریتھ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں بات بہت امپورٹنٹ ہے. اب مجھے وہ عادت تو تھی کہ میں تھوڑا ریسرچ کر رہا ہوں, سلولی جاؤں گا میں ٹاپک میں, اینڈ دین آئی ول ڈرائیو ان, پھر میں اس میں آرام سے آگے بات کروں گا. کٹ ٹو یہاں پر میرے پاس 1.5 منٹ ہے, 1.5 منٹ ہے. اب 1.5 منٹ میں مجھے 2 بار پہلے اپنے برانڈ کا نام بولنا ہے, پھر شو کا نام بولنا ہے, پھر اپنا نام بولنا ہے, اینڈ یہ کرنا ہی کرنا ہے. دس از رول, اٹ ہیز ٹو بی دیئر. اب یہ ٹاپ میں بھی لگے گا, اوپننگ میں بھی اور کلوزنگ میں بھی. 1 منٹ تو اسی میں چلا جائے, اب آدھا ٹائم تو اسی میں. اب یہ بہت فاسٹ ہوتا ہے تو بہت سیکنڈز تو ہو گیا, مطلب 20-24 سیکنڈ میں یہ بچے آپ کے پاس. پھر وہی 1 منٹ جس میں آپ کو بات کرنی ہے. پہلے مجھے دقت ہوئی کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل برو, کیسے پاسبل ہے کہ مجھے کوئی ایک ٹاپک پہ بات کرنی ہے اور 1 منٹ میں ختم کرنا ہے. پر ود ٹائم کافی چیلنجنگ رہا وہ, لیکن جو ٹیم جن کے تھرو میری ٹریننگ ہوئی ان دہلی اینڈ ادر جو ریڈیو کے تبدیلیز تھے, ان کے تھرو جو ٹریننگ ہوئی, انہوں نے بتا دیا کہ اٹ از پاسبل. جیسے آپ 8 منٹ کا وہاں کر رہے تھے, وہ ہمارے یہاں اپلیکیبل نہیں ہے, اب آپ یہاں جو کرو گے وہ ود ٹائم کر پاؤ گے, اور ان کی ٹریننگ سے وہ ہو پایا. That was challenging for me. That was کیونکہ 90% ٹائم کم ہو گیا آپ. ہاں, سیدھا 90%. اینڈ یہاں میوزک جو آپ یوز کر رہے ہیں ویل ٹاکنگ, وہاں اتنا اس کا وہ سب نہیں ہے. وہاں آپ کا ایک بیس, کچھ ایک بیک گراؤنڈ میوزک ہے جس کو آپ یوز کر رہے ہیں, اور لوگ وہاں وہ دن بجتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ او یہ پروگرام ہے. اوکے, ماسز کی بات کروں, جو ریڈیو کے بڑے فینس ہیں, جو ریڈیو سنتے ہیں, وہ دن سے بتاتے ہیں کہ یہ کون سا شو ہے. یہاں آپ کی دن چینج ہوتی رہتی ہے, تو یہاں بہت سارا میوزک کا انوالومنٹ ہے. یہاں ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ رہنا آپ کو, بہت سیٹ, بہت جیسے کہ لائیو شو ہو رہا ہے. آپ کو لائیو میں کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک پینل ہے جس میں کم سے کم آپ کے 20-25 فیڈرز ہیں. اینڈ یو نو 20-25 فیڈرز میں جیسے کہ آپ ڈی جے کا ایک مینول سیٹ اپ ہے, اٹس ایگزیکٹلی دا کاپی. اینڈ آپ اگر ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہے نا, آپ بہت کریزی شو کر سکتے ہو 1.5 منٹ میں. 1.5 منٹ میں بہت کریزی کر سکتے ہو. تو وہ ود ٹائم آ گیا, اور الحمدللہ اب تو وہاں پانی کی طرح ہاتھ چلتا ہے. تو اٹس ناؤ وہ ود ٹائم ایکسپیرینس ہو جاتا ہے انسان کا. لیکن جیسے ایف ایم کی بات کرتے ہیں نا, تو ایف ایم کا کلچر کافی لیٹ آیا کشمیر میں, تو اور زیادہ لیٹ آیا. پہلے ایک ایف ایم اسٹیشن آیا تھا, پھر اس کے بعد 2-3 اور آ گئے, اب 3-4-5 ہمارے پاس ہیں. لیکن ایف ایم میں بھی, اس پرائیویٹ سیکٹر کے ایف ایم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جس میں سے ایک ہم سب نے ان کو سنا ہوگا, نیلیش مشرا. تو ان کا جو سٹائل ہے وہ وہی پرانا سلو والا سٹائل
है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो क्या इसका अभी भी स्कोप है कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों का जो प्राइवेट कमर्शियल एफएम पे चलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्कोप है। वो सर कोई भी चीज़ जो आप टीम बन के प्लान कर रहे हैं और वो अगर अच्छी चीज़ है, हमेशा उसको रिसीव करने वाले लोग मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को रिजेक्ट किया है सोसाइटी ने। आप कुछ भी अच्छा कंटेंट करेंगे जिसमें मेहनत होगी, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसका एक थॉट होगा, जिसका विजन होगा, मतलब क्लैरिटी होगी उस थॉट में जो हम आगे ऑडियंस को देने वाले हैं, वो चलेगा। देखिए शुरू में नीलेश मिश्रा सुपर डुपर हिट तो नहीं हुए ना, विद टाइम जब उनका पहली स्टोरीज जब आनी शुरू हुई, जब लोगों को लगा कि अरे ये तो ऐसी चीज है यार, सुनने के लायक है यार, सुनते हैं ना, उन्होंने अपने दोस्तों को भी बताया, चलते 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 आज वो अपनी जगह एक सुपर डुपर हिट ब्रांड है, एक मॉडल बन गया मॉडल। लोग उस चीज को फॉलो करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने इस स्टोरीज का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही रीजनल हमने शुरू किया। यहाँ बहुत पहले और भी एफएम थे, और भी लोग थे जो काम कर रहे थे और बहुत खूबसूरत काम किया उन्होंने अपने दौर में। 8-8 10 वर्षों तक उन्होंने रेडियो किया और बहुत ज़बरदस्त काम किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हक में थी और हमारे नसीब में थी, जैसे रीजनल म्यूज़िक। वो लोग अगर कोई म्यूज़िक चला रहे थे, शायद उनका अलग पॉलिसी था। हमारे पास हमने चीज़ें बदली, हमने कहा कि भाई हम लोग तो हैं, चलिए कहीं और का एफएम ब्रांड है, पर कश्मीर में चला रहे हैं तो कश्मीरी म्यूजिक क्यों नहीं बजेगा? मतलब सैन कश्मीर यम आर्टिस्ट है, ये म्यूजिशियन है, ये कोलैबोरेशन करान पान तिवन म्यूजिक क्या चलान, तो हमने कहा चलो जी शुरू करते हैं। आई कॉल्ड इन ऑल दीज अदर आर्टिस्ट, जितने सारे बेहतरीन आपके पास म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, वी रिकॉर्डेड देम। कुछ हमने खुद प्रोड्यूस किया उनके लिए कुछ म्यूजिक, कुछ जो उनके अपने गाने हैं जो ऑलरेडी उन्होंने स्टूडियोज में जाके रिकॉर्ड किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, ऐसे थे और बिस्मिल्लाह करके हमारे चैनल्स पे चल रहे हैं। और आज हमारे स्टेशन में आप देखेंगे वी आर दी ओनली चैनल जिनके पास कश्मीरी चंक है, और ऐसा प्लेलिस्ट है कि जब उसे सुनते हैं तो मज़ा आ जाता है कि भाई। और कहीं भी अभी आप देखो टॉप यहाँ से जो अभी का सुपर वायरल सॉन्ग होगा, जो सबसे अभी आगे है, वो चल रहा होगा, और उसी की लिरिक में अगला गाना आपको हमारे रीजनल आर्टिस्ट का बज रहा है। ठीक है, तो चीज़ें जैसे आपने कहा कि क्या स्कोप होता है क्या, तो इट्स ऑलवेज देयर। आप लेके तो कुछ आइए ना सर, आप लेके आए फिर देखते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको हटा सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं। और क्रिएटिव काम चलता ही ट्राई से है। क्रिएटिव काम आपको कहीं से शुरू तो करना है। बिल्कुल। रफीक भाई, एक और चीज़ जो मैं अक्सर देखता हूँ, अब अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में बहुत सारे आरजेज अभी हैं, दे ऑल आर डूइंग गुड अपने अपने तरीके से। तो क्या ये एक आरजे के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी हो? इज़ दिस इम्पोर्टेंट कि यहाँ कोई एक आरजे सिर्फ आरजेइंग करे, अपना प्रोग्राम करे, होस्ट करे, शाम को घर जाए बैठ जाए, यहाँ उसको सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना ज़रूरी है? ये कंपनी की तरफ से आता है यहाँ वो ज़रूरी बन जाता है उसके लिए ये ऐसा करना? एक ट्रेजेडी हुई जब ये डिजिटल आया, ट्रेजेडी फॉर सच पीपल मैं बताऊंगा। बहुत बड़े बड़े नाम रेडियो इंडस्ट्री के या बहुत सारे अलग इंडस्ट्रीज के जब बूम या ये नंबर्स गेम शुरू हो गया, वो लोग बेचारे नहीं कर पाए, इसके साथ चल नहीं पाए, इसके साथ जस्टिस नहीं हो पाया उनका डिजिटल के साथ। तो एक वो है कि अच्छे अच्छे नाम बहुत सारे ऐसे हैं, अगर आज रेडियो की बात करें, बहुत बड़े रेडियो जॉकीज, उनके फैंस, बस ये था उसका तरीका। जब वो डिजिटल पे आए ना, लोगों ने अरे यार ये है, वो ये है इनकी कहानी, इनका लाइफ तो कुछ और है, ये तो कुछ और है। क्योंकि हमने जैसे ऑथर्स हैं, कोई एक ऑथर को आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, मोहब्बत करते हैं उनके काम से, उनकी लिखाई से। बहुत बारी ऐसा होता है कि जो पढ़ने वाला है, रीडर है, वो जब अपने उस ऑथर से मिलते हैं, उनका दिल टूट जाता है। वो जिस तरह से लिखते हैं, वो जो इनकी फिलॉसफी है राइटिंग में, सामने वो कुछ और है। बिल्कुल ऐसा हुआ रेडियो के साथ। रेडियो जॉकीज अभी ऑफ थे, दिखते नहीं है, रेडियो पे ही बोलते थे। डिजिटल पे आए, फैन आया नहीं, वहाँ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक ये भी ट्रेजेडी है। दूसरी ये हुई कि ये बने वो ज़बरदस्ती एक चीज़ कि कॉर्पोरेट ने बोला है कि भाई आपको प्रेजेंस करनी चाहिए, आप ट्राई करो कंटेंट। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से कंटेंट ट्राई किया, किसी का चला किसी का नहीं चला, लेकिन कॉर्पोरेट रूलिंग के हिसाब से आना पड़ा सबको। कई सारी चीज़ें आ गई इसमें जो कि कुछ हद तक कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल, सारे लोग कैमरा के सामने नहीं बोल पाते। वो बहुत अच्छा आरजे हो सकता है, पर वो कैमरे के सामने अच्छा नहीं, कैमरा शाय हो सकता है। तो उनके साथ तो थोड़ा वो हो गया कि यार हमारे साथ गलत हो गया, तो उनके साथ हो गया वो चीज़ गलत। पर बहुत सारे अब लोग ऐसे हैं जिन्होंने इवॉल्व किया वक्त के साथ, जिन्होंने चेंज लाया, जिन्होंने कहा नहीं भाई हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्यों नहीं करें, इतना क्या क्रैक करना है।
अगर वही चीज़ आप वहाँ कर रहे हो, लेट्स डू इट हियर। उन्होंने ट्राई किया और उनका डिजिटल रेडियो से ज़्यादा बिक रहा है वजह से बिक रहा है। इफ यू टॉकिंग अबाउट, पहले तो कमर्शियल एफएम की ही हम बात कर रहे हैं, तो इसमें वो चीज़ ज़रूरी है कि उनका वो डिजिटल कंटेंट भी अच्छे से काम कर रहा है, मार्केट में एक्सेप्टेंस है और उनकी मार्केटिंग टीम उसका अच्छा फ़ायदा उठा रही है। ठीक है, अब बात ये है कि क्या इसमें रेडियो थोड़ा पीछे रह गया? यस, वो पॉइंट वैलिड है। या हम इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, उसके बाद इस चीज़ पे आते हैं। जो आप कंटेंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो आरजेज हैं, कुछ उसमें से पोएट्री करते हैं, कुछ कॉमेडी करते हैं, जी जी, कुछ व्लॉग्स बनाते हैं, कुछ फूड व्लॉग्स बनाते हैं, तो मैं अलग अलग कैटेगरी। सो क्या ये भी कहा जाता है कि आप क्या करेंगे ऑन सोशल मीडिया, या ये आप अपनी मर्जी से करते हैं? द मेन मोटिव इज जस्ट टू इंक्रीज द नंबर्स। देखिए, नंबर गेम है तो आपको ऐसा रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया जाता है एक चीज में। हमेशा ये है कि कोई चीज अगर चल गई तो आप समझ गए नीश क्या है। बेसिकली टारगेट इज टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। एक बार आपका ऑडियंस आपको आइडेंटिफाई हुआ, उसके बाद उसी नीश के आसपास आप कंटेंट करें। और ऐसा नहीं है हार्ड रूल कहीं भी कि ये करना है और ये नहीं करना है, आप ट्राई करते रहो। आपने एक वीडियो फूड की डाली, अगर फूड की चल रही है, ट्राई अदर प्लेसेस, गो एंड शोकेस दिस थिंग, क्योंकि वो आपका ऑडियंस नाइसली रिसीव कर रहा है। आप कॉमेडी कर रहे हैं और वो चल रही है, कॉमेडी कंटिन्यू करें। सिंपल बेसिक रूल है, उसमें कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है। नंबर गेम अगर आपका आगे उससे बढ़ रहा है, गो एंड डू इट, सिंपल रूल। सिंपल। हाँ, अब हम आपकी उस बात पे आते हैं कि क्या इस सब में जो रेडियो है, जो मेन काम है एक आरजे का, वो पीछे रह रहा है? क्योंकि रेडियो भी इवॉल्व हो गया, अब रेडियो डिजिटल है। अब ना सिर्फ अगर आप 10 साल पहले करते तो आरजे रफी कैसा दिखता है शायद 90% लोगों को पता भी नहीं होता, क्योंकि जो पहले रेडियो करते थे उन्हें बाय फेस तो हम जानते नहीं थे, आवाज से पहचानते थे। तो आज डिजिटल हो गया, तो क्या वो मेन काम जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है या पीछे रह रहा है? देखिए, ऑब्वियसली वही चीज़ तो होगी कि आपका जो वक्त है सारा आपने अब वो डिजिटल कंटेंट पर दे दिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दे दिया। आपके आउटडोर शूट्स होते हैं, आपकी पूरी टीम होती है जो बाहर डिसाइड करती है कहाँ शूट है, क्या कंटेंट बनेगा। कमर्शियल इसमें एंगल आ गया है कि भाई प्रॉपर्टी शूट करनी है, किसी के रेस्टोरेंट एंड कैफ़ेज एंड होटल्स एंड बड़ी बड़ी चीज़ें अब हो रही है। तो उस सब में आपने वो रेडियो का टाइम उतना नहीं दिया जो आप पहले देते थे तैयारी में। रेडियो में वो कोई भी चैनल हो, वो भले ही आप मेन ब्रॉडकास्टिंग चैनल की बात करें या कमर्शियल या किसी भी कम्युनिटी रेडियो की, या एक प्रेपशीट बनती है। पहले शो से पहले एक प्रेपशीट बनती है। आज मुझे दिखाएं आप रेडियो जॉकीज में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेपशीट बनाते होंगे। मतलब बिफोर हिटिंग द स्टूडियो, बूम, माइक ऑन करने से पहले देयर यूज्ड टू बी अ प्रेपशीट। कहाँ है वो प्रेपशीट? अब नहीं होता, नहीं होता ब्रो। झूठ बोल रहे हैं लोग, हम नहीं बनाते हैं प्रेपशीट, नहीं बनाते आप लोग। अब प्रेपशीट के लिए टाइम तो चाहिए ना, आपको पहले ही डिसाइड करना। मुझे 16 बार बोलना है इस शो में, तो 16 बार 16 चीज़ें मुझे पता होना चाहिए ना कि 16 क्या नई चीज़ें मैं दे रहा हूँ, या 16 चीज़ों में क्या अलग हो। ये एक बार पेपर पे दिखे तब तो करोगे ना, जब आपको दिखेगा एक बार। अब देखिए, एक्सपीरियंस के साथ आपको ये आ सकता है कि फिर भी पॉइंटर्स तो पता हो ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जो लोग आपको अब सुन ही रहे, मान ली चलो नंबर में मानो एक पल के लिए कम हो रहा है, लेकिन अब जो लोग सुन रहे हैं आपको, वो लोग तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं ना, क्योंकि एक क्लास तो है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो सुनेंगे, जो सुन रहे हैं, और वो सुन रहे हैं, और वो मतलब भाई फुल टाइम है। दे इंजॉय दिस प्रोसेस, वो फुल टाइम इसमें है। ऐसा नहीं कि वो कोई नहीं सुन रहा, देयर आर पीपल। आप एक गलती करके देखो, आपको पता चल जाएगा। आपने देखा है क्या रेडियो जॉकी अब महज एक अनाउंसर बन गया है? क्योंकि अगर वो मेहनत नहीं कर रहा, वो नई चीज़ नहीं दे रहा है मुझे। फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग शो करते हैं, तो आप मुझे वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं, नई चीज़ नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं क्यों सुनूं फिर आपको? द पॉइंट इज कि अब विद एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों का अब एक तरीका है काम करने। अब सी जगह वही है, टॉपिक्स वही हैं, सिटी का वाइब वही है, तो उन्हीं चीज़ों को आसपास से उठा के वी टॉकिंग अबाउट देम, गेटिंग गेस्ट, इन्वॉल्वमेंट लोगों का आ गया। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो बात करने को हैं, जो कि रेलिवेंट है। माय पॉइंट इज़ कि आप लोगों से रेलिवेंट हैं, कंटेंट आपका रेलिवेंट है, तो वो आपको सुनेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो महज एक अनाउंसर है। वो मानिए आप 10 साल 6 साल से काम कर रहा है, सो उतना तो उसका नैक है। उतना वो जानता है कि वो बस अनाउंसर नहीं है, उतना उसको भी पता है कि मुझे क्या करना है, उतना उसका एक्सपीरियंस बोलता है। जिस डिजिटल ने अब वक्त जो उसका खाया कर दिया,
हाँ, बस वो फर्क है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ कचरा हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। कंटेंट अभी भी चल रहा है, पर जो डिटेलिंग होती थी वो नहीं है। थोड़ी सी चीजें निकल गई हैं जो कि डिजिटल निकल आई, दैट्स इट। हाँ, फर्क बहुत। लेकिन इस सब में शायद आप कह रहे हैं, जैसे आप 5 साल से काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको आप होल्ड है इस चीज पे, तो आप वो कर पा रहे हैं, इसलिए आप मैनेज कर पा रहे हैं। अब मैं आपको देख के आरजे बन गया, मैं आ गया, लेकिन मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। अब मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास वो सब चीजें नहीं है, मैं होल्ड नहीं है इतना, तो मैं तो खराब हो जाऊंगा ना इस रेस में। वो ये नंबर्स का रेस जो आ गया सर, इसलिए अभी बहुत जरूरी है कि ये पहले फिगर आउट करना कि आप डिजिटल के लिए जा रहे हो, आप रेडियो के लिए जा रहे हो। आप हर बार देखें उस चीज को, जो कोई किसी का जैसा भी पैशन हो, किसी भी लाइन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेडियो। आप किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात कीजिए ना सर, ओवरऑल मीडिया इंडस्ट्री। हाँ, आप देखिए हर चीज में आपको 1000 बार देखना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके अंदर है क्या वो चीज जो उस ड्राइव को खींच सकती है, पकड़ के रख सकती है। क्योंकि अब सैचुरेशन बहुत है और बहुत सारा नकली चल रहा है मार्केट में, बहुत सारी नकली चीजें बिक रही है, बहुत सारा नकली कंटेंट किया जा रहा है, बहुत सारी फेक चीजें हैं। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा पर्दा है, हर कोई दूसरी कोई लाइफ दिखा रहा है जो कि एक्चुअल में है ही नहीं, और हम सब भी इसी रेस में है ना। ये सब नकली दुनिया है जिसमें आप दिखा रहे हैं सर ये लाइफ नहीं है ही नहीं ब्रो। आप अपनी पर्सनल लाइफ में शाम को सब रो रहे हैं अलग से, ये ड्रामा अलग चल रहा है, और वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि अगर मैं इस लाइन को चूज कर रहा हूँ तो भाई बहुत होशियार होकर देखना पड़ेगा कि यहाँ ये जो लाइन है इसमें आपको 2 तरह से रहना पड़ेगा। ये तमाम लोगों के लिए सेम अप्लाई। आप इस लाइन में आ रहे हो तो आपको डिजिटल पे भी आना है, आपको रेडियो पे भी आना है, आपको कंटेंट लिखना भी है, आपको करना भी है, आपको दौड़ना भी पड़ेगा, आपको रात 1 बजे भी घर आना है कभी। तो ये तमाम चीज़ों को देख के आप अपना डिसीजन ले ले। ये नहीं कि बस अभी कोई कर रहा है मेरे को मजा आया उसको देख के, नो नेवर भाई। ये गलती है तो फिर भाई वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, तो आपकी इस बात से ना एक और सवाल आता है, जैसे आपने कहा कि प्राइवेट एफएम में आप खुद ही मैक्सिमम टाइम पे आप खुद अपने प्रोड्यूसर रहते हैं, तो आप खुद स्क्रिप्टिंग करते हैं, खुद वो करते हैं। तो जो एक जैसे बाकी जगहों पे आपका कोई सरपरस्त रहता है, कोई उस्ताद रहता है, तो आपको गाइड करता है, गाइडिंग लाइट रहती है। तो जो गाइडिंग लाइट यहाँ मिसिंग रहती है यूजुअली, क्या वो इम्पैक्ट करती है कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल क्रिएटिविटी पे? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि क्रॉस जब तक आपकी चीज़ों को जो भी आप डिज़ाइन करेंगे, जब ऑन एयर या पब्लिक डोमेन में जाने से पहले अगर उसके बारे में पहले बात हो, कोई भी इंसान, आपका फ्रेंड ही सही, आपका कॉलीग ही सही, आपका सुपरवाइजर, मैनेजर, कोई भी आपके साथ उस चीज़ को लेकर के बात कर रहा है, आप एक बार ना पहले ही जो जिस प्लानिंग से लिखेंगे, हो सकता है आप उसको और बेहतरी फाइन ट्यूनिंग करेंगे, या अगर उनका एक इनपुट आया तो आप उस पर देखेंगे कि अच्छा अरे ये और तरीके से हो सकता था, या इन्होंने मुझे जो ऑप्शन दिया है कुछ और इसमें डाल सकते हैं। तो अगर वो प्रोसेस नहीं है वहाँ पे, तो आप समझ गए ना ये फिल्टर तो निकल गया, तो फर्क तो पड़ेगा। बोले वो हल्का फुल्का पड़ सकता है, या 1% हो या 10% हो, बट कहीं ना कहीं वो हल्का फर्क तो होता ही होता है। इससे पहले कि हम आपकी एंकरिंग या किसी और चीज पे बात करें, मैं पूछना चाहता हूँ रेडियो में लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है? जैसे जो हमारा ट्रेडिशनल रेडियो था वहाँ तो बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है, बहुत फोकस रहता है तलफ्फुज पे, कितना आप खींचते हैं किसी लफ्ज को, कितना आहिस्ता कितना ऊंचा बोलना है। तो क्या प्राइवेट में भी इट इज देयर कि इतना ही इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, वो चीज़ तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ बहुत एक गलत नोशन बताया गया है लोगों को कि प्राइवेट एफएम में कुछ भी चलता है, और इसमें सबसे बड़ा गुनाह उन लोगों का है जो इस रेडियो में थे बहुत टाइम से। अगर वो डिफेंड नहीं कर पाए इस चीज़ को कभी, ओपनली मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेट रेडियो में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं चलता है। वहाँ भी अपनी एक तमीज़ है, वहाँ भी अपनी एक हदूद है, वहाँ भी हम, क्योंकि दोनों जगह देख के आए ना सर, हम तो वहाँ भी किए हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी चलेगा, वहाँ एक तमीज़ है, वहाँ बोलने का एक स्टाइल है, पर ये कि वहाँ इट्स मोर कॉमन गली मोहल्ले की ज़बान, लेकिन गाली नहीं दे सकते ना। मोहल्ले में ऐसे 4 लोग बात करें, समझ थोड़ी तुम गाली पे उतर आओगे। वो फ़र्क तो है, पर ये है सर कि आप कोई ऐसी ज़बान को चुने जिसको सबसे ज़्यादा लोग समझ पाए। मतलब जब बात हो रही है एक शो पे, अब इसमें एक मिनिस्टर साहब गाड़ी में भी जा रहे हैं, उसके यहाँ पे गाड़ी में भी चल रहा है, कोई मेरा भाई स्ट्रीट वेंडर इच्छु काम पानन करान मैं आवलागान सोरे के एमएच रेडियो आयतन चलान, बंड पे मेरे 4 वेंडर्स है, चाय वाला भैया एमएच रेडियो चलान। अब मेरी ज़बान ऐसी हो कि भाई मैं इसको भी समझाऊं और उसका भी समझाऊं। ऐसा नहीं है कि मेरी इतनी हटके ज़बानों की वो सिर्फ एक ही क्लास को समझ आए।
تو یہ ایک فرق تو ہے کہ یہاں انہوں نے تھوڑا زبان کو رکھا کہ بھائی کامن لینگویج جو عام لوگ ماسز جو سمجھ پائے وہ بس اتنا سا فرق ہے. اور ایسا نہیں کہ آپ کچھ بھی بولے اور کسی بھی بات پہ اتر آئے, وہ چیز نہیں ہے, یہ نوشن نہیں, کھلا میدان نہیں ہے. ہاں, ریسٹرکشنز یہاں بھی ہے بٹ تھوڑا کیجول طریقے سے. ہاں یس. سو اس کے بعد بات آتی ہے اینکرنگ کی, کیونکہ اینکرنگ ایسی چیز ہو گئی ہے, ہوسٹنگ ایسی چیز ہو گئی جو بہت کامن ہو گئی ہے آج کل. ہم آپ کو دیکھتے ہیں, آپ ایونٹس ہوسٹ کرتے ہیں. سو یہ چیز تھی آلریڈی آپ میں کہ آپ بچپن سے ایسا سب کرتے تھے کہ ہوسٹ کرنا ہے, اینکر کرنا ہے اسکول کالج میں, یا یہ ود ٹائم اس ڈیجیٹل ریس میں اس سب کے چکر میں آ گئی؟ ہوسٹنگ اور اینکرنگ تو میرے کو بہت بڑا ویسا جس کو سن کے مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ اس بارے میں بات کر رہے, کیونکہ مجھے بہت مدت ہو گیا اس سب میں. میں ایون کمرشل ریڈیو میں آنے سے پہلے بھی آپ ڈوئنگ شوز اینڈ ہوسٹنگ ایونٹس. اب تب کا اسکیل الگ تھا, اب کا اسکیل الگ ہے. ایون وین آئی واز ان آل انڈیا ریڈیو, وین آئی واز ڈوئنگ ریڈیو کشمیر, تب بھی میں شوز کرتا تھا. پر یہ کالج کے بعد آیا. یہ جو ایونٹ انڈسٹری ہے یہ جس طرح سے شروع ہوئی تھی آج ایک الگ جگہ پر ہے کشمیر میں. تو اس سب میں آپ تب تھوڑے سے کچھ کارپوریٹ شوز ہوں گے, کچھ کانفرنس ٹائپ جہاں ایک پوڈیم سائڈ پہ لگتا, آپ جاتے, آپ جناب جی ویلکم کرتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہو گیا. اب یہ وہ نہیں ہے, اب یہ ایکسٹرا ویگنسا ہے. اب اٹس اے فل فلیجڈ ایک گیم جس میں آپ اتر گئے ہیں. تو فل ٹائم اینکرنگ ہوتی ہے سر, بہت سارے شوز آتے ہیں الحمدللہ, بہت اچھا پیار, بہت اچھی آڈینس, اینڈ آڈینس اچھی آپ تبھی بنا پاتے ہیں جب آپ میں وہ انرجی ہو اور آپ دونوں کو ملا پاتے ہیں, اور وہ کام بہت زبردست چلے. تو اینکرنگ میں ایک سب سے بڑا اسپیکٹ جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہاں کی شادیوں میں ہوتا ہے, کیونکہ اور یہاں ٹورزم ریلیٹڈ جو ایونٹس ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے. تو شادیوں میں بھی کیا اس سب کا سلسلہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ لوگ اب اناؤنسرز یا اینکرز کو بلاتے ہیں ٹو انٹرٹین دیئر گیسٹس اینڈ آل؟ بالکل ہوتا ہے سر. اب یہ جو چیز آپ نے کہی, اس سے پہلے میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اینکرز یا ایم سیز جو ماسٹر آف سیریمنیز ہوتے ہیں, یہ اب تک کچھ کارپوریٹ ایونٹس میں, بالی ووڈ نائٹس میں, یا کوئی لانچ ہو رہا ہے, کوئی بڑا سا لانچ ہو رہا ہے اس میں ہوتے تھے, کلچرل ایونٹس میں ہوتے تھے. اب دیکھیے اب شادی میں بہت ساری ایسی ڈیسٹینیشن ویڈنگس کا بھی چل رہا ہے, اور ابھی بوم پر ہے کشمیر میں ڈیسٹینیشن ویڈنگس. تو اب ویڈنگ بھی اب ایسے ہوتی ہے سر کہ ویڈنگ اس خاندر ایسے وہ آسان اب ویسے ہوتے نہیں ہے. ونس یو ویڈنگ پلانر, سوچو پلان دیوان, اب وہ پلان میں ان کو ڈی جے بھی بیچ رہا ہے, گھوڑا بھی بیچ رہا ہے, وہ اینکر بھی بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو سب چیزیں بک رہی ہے. اور جب وہ اپنے کلائنٹ کو یہ بتاتا ہے کہ نہیں سر اب آپ کا جو سنگیت ایوننگ ہے, ہاں, اب یہ جو ایونٹ ہے, کیونکہ دونوں فیملیز ایک جگہ پہ کسی ایک ریزورٹ میں, ہوٹل میں, سر آپ کیسے آپ شروع کرو گے انٹرٹینمنٹ, انگیجمنٹ ود یور آڈینس اینڈ پیپل, ہاؤ ول یو ڈو اٹ؟ تو وہ وہاں پہ پچ کرتا ہے کہ نہیں سر ایک ایسا اینکر آئے گا جو اسی رنگ میں ہوگا, وہ آ کر کے پورا ماحول سیٹ کرے گا. یہاں سے برائڈ سائڈ اینڈ گروم سائڈ اینڈ میوزیشین اینڈ سنگر اینڈ سارے لوگ انوالو, تائی جی, پوفا جی, سب لوگ کو انوالو کرے گا. تو اور اس کو وہ ریسیو بھی کر پاتا ہے, وہ امیجن کر پاتا ہے کہ ہاں بھائی مطلب ہم لوگ تو اٹھ کے نہیں کر پائیں گے, اس کے لیے کوئی تو ایسا چاہیے. اور ڈیسٹینیشن ویڈنگ میں اب اینکر ایلیمنٹ مینڈیٹری ہو گیا سر. اور یہ سب میں نا دس ریوالوز اراؤنڈ دیز ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز. اب کیونکہ شادیاں بھی ایک دیز کمپنیز پلان دی میرج, یا دیز ایونٹ ویڈنگ پلانرز دے پلان ایوری تھنگ, اور اسی کے حساب سے اب چیزیں ہو رہی ہیں. جو لوکلز ہیں ہمارے وہ بھی یہ سب پریفر کرتے ہیں, یا جو جیسے آپ نے کہا کہ ڈیسٹینیشن ویڈنگز کشمیر میں ہوتی ہے صرف وہ کرتے ہیں؟ ایک کلاس ہے جو بالکل کر رہے ہیں, اور ان کی ٹکر کے اوپر بھی جاتے ہیں, اور ان کے برابر بھی کر رہے ہیں. ہے کشمیر میں ایک وہاں, لیکن ہمیں خود بھی برا لگتا ہے کہ اس کی تعداد کوشر سہری کوشر اخ حساب تچن کوشر حساب ہوئی تھا خاندر, کشمیری ایسنس ہونا چاہیے نا سائنس خاندر رنگ آسد. اب وہ رنگ ہی نہیں ہے. جو ون کے لیے اب ون ہی نہیں ہے, دیٹس پارٹ آف مائی میرج. ون تو ہونا چاہیے نا, اس سے ایک فیل ہے شادی کا. اب ون آپ نکال کے وہاں پر آپ بہترین سے بیسٹ سنگر کو رکھ دو, وہ ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے, اس کا ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے. سو اپارٹ فرام بزنس سائڈ آف دس, کلچر کہیں نہ کہیں ہمارا اس میں ہاں ہو رہا ہے نا, ڈگمگ آئے گا فیوچر میں, ابھی خراب ہو رہا ہے, ابھی انوالو کیونکہ ریپلیس ہو رہی ہیں چیزیں. یہ تو وازوان اسپریڈ بیچ رہا تھا, سہری بھی, اچھا لوکلز ہی محلے کے 4 لڑکے آ رہے ہیں, 10 لڑکے آ رہے ہیں, وہی خود وہاں پر سرو کر رہے ہیں, تم آب دیوان وہ کر رہے ہیں. اب وہی چیز ریپلیس ہو گئی کیٹرنگ ٹیم سے. اب جب ہر چیز میں ریپلیسمنٹ آ گیا, ون ریپلیس ہو گیا ڈی جے سے,
तो आप खुद ही देख सकते हैं इसके बाद कल्चर की बात। तो कल्चर अगर नई जनरेशन यही सब देखेगी तो 10 साल डाउन द लाइन, 15 साल डाउन द लाइन हमें नहीं पता होगा कि एक्चुअल होता है। तो फिर नई जनरेशन के लिए अगर कहीं पे अब उनको कश्मीरी शादी एक्चुअल में देखेंगे, उनको वो लगेगा अरे व्हाट इज दिस, इज अनकॉमन थिंग, जो कि हमें बहुत कॉमन था यहाँ पे ऑलरेडी। बिजनेस है, बिजनेस के एस्पेक्ट से ठीक है, बट ओवरऑल इट इज समवेयर अ प्रॉब्लम, क्योंकि एक क्लास जैसे आपने कहा कि करते हैं तो उसको देख के नॉर्मल मिडिल क्लास जो है वो देखा देखी में करना चाहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर नहीं पाते। बिल्कुल। अब देखिए ना सर कि शादियां जहाँ पे प्लान हो रही है आजकल, लड़का लड़की और घर दोनों जो फैमिलीज हैं उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि मेहंदी आर्टिस्ट कौन है, आपका मेकअप आर्टिस्ट कौन है, फोटोग्राफी कौन करेगा, और सिनेमैटिक शूट कौन करेगा, रील्स कैसे बनेगी, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया निकाह से, उस सेरेमनी से, उस इवनिंग में। अब जब ये निकाह का सेरेमनी हो रहा है उसमें तो अब वो भी स्टाइल से हो गया है। अब माफ़ करें कि अगर उनको रिटेक करना पड़े वीडियो के लिए तो लोग रिटेक भी करेंगे, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को है कि दिखाना है, दिस हैज़ टू गो ऑन सम प्लेटफॉर्म, ये शायद फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स इट हैज़ टू बी देयर। तो लोगों का जो नज़रिया है निकाह कभी रिटेक रिटेक करेंगे लोग यार, बहुत सारी चीज़ें तो कर ही रहे हैं, जैसे वॉक्स, एंट्रीज, वो तो रिटेक होता है, वो बहुत बेसिक है। ये तो डर है कि कल को ये भी ना कर दे, क्योंकि इतना क्रेज है इसका। सो मतलब निकाह जो सबसे सिंपल चीज थी, अगर हम अपने रिलीजन के हिसाब से बात करें, जिसको कहा गया था कि जितना आसानी इसमें रखें, बहुत सिंपल तरीके से करें, न सिर्फ पैसे के लिहाज से, ओवरऑल सिंपल चीज थी, इजी चीज थी कि अगर सिंपल निकाह में बरकत है जी। उसके अलावा भी मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी चीज थी जो कहा गया था कि निकाह कीजिए बेहतर तरीके से, सिंपल तरीके से, लेकिन उसमें अब निकाह से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा डेकोर है, बिल्कुल, हमारी लाइटिंग है, हमारा टेंट है, यही हो गया, या मेकअप आर्टिस्ट है, लाइट्स हो गए सर। जिस तरह से आप देख रहे हैं साउंड सेटअप जो लग रहे हैं, जिस तरह से लाइट्स लग रही हैं, फ्रेश फ्लावर्स में एक फ्लावर अगर कम है तो फिर आप देखेंगे क्लाइंट और वेडिंग प्लानर के बीच में तालमेल, तो ये सब चीज़ों ने रिप्लेस कर दिया सर। वो इसलिए आप देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ अनमैरिड हमारे यहाँ देख रहे केसेस वो बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने तो देखी है ना बहुत सारी चीज़ें। अब वो बड़े दिखावे के लिए से या कुछ और चीज़ों को लेकर के वो शादी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को गोल्ड इतना लाना, ये आएगा कहाँ से। वो गोल्ड का आधे से ज़्यादा काम तो दिखाने के लिए है ना वहाँ, तो वो दिखावे के लिए ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी, देयर आर सर्टेन थिंग्स कि हम उसको जगह बहुत खूबसूरत दिखे, जहाँ पर करे वो पंडाल टेंट जैसी भी जगह है वो बहुत अच्छी विजुअली दिख रही है, अपीलिंग लग रही है कि नहीं लग रही, वाजवान से अपीलिंग, ये सब चीज़ें वो नहीं कर पा रहे, तो इसलिए आप देख रहे हैं शादियाँ नहीं हो रही। वो कंफर्टेबल हो ना हो, लेकिन रील पे अच्छा दिखे, हाँ वीडियोज़ में अच्छा, और जितने सारे लोग वहाँ पर आए उनको लगना चाहिए कि वो इम्प्रेस होने चाहिए। भाई ये इम्प्रेस करने के चक्करों में कितने सारे केसेस के बारे में आप भी जानते होंगे कि वो उम्र निकलती जा रही है, और वो ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन करना तो चाहते एवेन्यूज़ नहीं है शायद, करना तो चाहते हैं, लेकिन ये है कि अब हालात जो आसपास जिस तरह से एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है वो उसमें फिट ही नहीं हो पाते हैं। अब लोगों ने तो अब उस चीज़ में फिट बैठने के लिए उनकी कई प्रॉपर्टी, किसी ने घर, किसी ने ज़मीन, किसी ने जो कुछ अपनी पूरी मेहनत की थी वो बेच दिया, किसी बच्चे की शादी कर दी, कुछ लोग के पास नहीं है वो नहीं कर पा रहे हैं, और ये सब चीज़ें हम बहुत क्लोजली देख पा रहे हैं सर। आप देख रहे हैं तो एक तरफ से वही है, वो जो गैप है ना वो बहुत बड़ी होती जा रही है। आपको एक तरफ से सुपर ऐसा लाइफ दिख रहा है जो कश्मीरी है, जो इसी का पार्ट है, और यहाँ दूसरा कश्मीर आपको दिख रहा है जहाँ की मैं स्टोरी, जहाँ ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। सो एक नॉर्मल इंसान इस सब से पैसा तो कमा लेता है जो कहीं ना कहीं से इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन एक मास जो है 90% जो है वो सफ़र करते हैं, उन पे एक शैडोइंग इफेक्ट है ना, मतलब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन देखा देखी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो है उसका। सही, आप सही बोल रहे हैं। ओके, तो इसके बाद मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक्टिंग की, क्योंकि एक फिल्म यहाँ बनती है जिसको कश्मीर में बनाया जाता है, कश्मीर में शूट की जाती है, एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया, शायद कमर्शियली नहीं लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा पसंद की गई कश्मीर में, और उस फिल्म का आप एक हिस्सा थे। सो एक्टिंग का पैशन था या वो बाय चांस हो गया, और एक्टिंग में कैसे आना हुआ? फिर एक अच्छा रोल था, ऐसा भी नहीं था कि आप आए और निकल के चले गए, ठीक ठाक रोल मिला था जिसमें आपने वो परफॉर्म किया था। तो उस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएं, उस जर्नी के बारे में। आपने देखी है? जी बिल्कुल। You liked it? Yes. Okay, cool, thank you. देखिए बॉस ये है कि
कर तो छोटी छोटी चीज़ें रहा था तब तक, इस बारे में तो पता नहीं था। फिर बेसिकली मेरे एक दोस्त का ऑडिशन था, मैं उनके साथ गया, तो वहाँ डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि नहीं आप भी आ जाओ, ट्रायल दो। दे दिया, उनको अच्छा लगा, उनको थोड़ा सा शायद मेरे मोल्स की वजह से उनको मैं डिफरेंट लगा, पर उनका वो विजन इतना अच्छा। वो दोस्त सिलेक्ट नहीं हुआ? वो दोस्त किसी और रोल के लिए कर रहे थे बट वो नहीं हुए, तो फिर मुझे कॉल आया कि बॉस आपका इन है, तो गया दिया। वो फिल्म हुई, उसके बारे में पोस्ट रिलीज आफ्टर 7 years, अब आफ्टर 6 years अभी हम देख रहे हैं कि उस फिल्म के बारे में पिटिशन चल रहा है कि उस फिल्म को री रिलीज करो, ऐसा अभी वापस आ गया उस फिल्म का क्रेज। बट ठीक है, वो गई, वो फिल्म हो गया सर, मज़ा आया, टीम अच्छी थी, अच्छे लोग थे, बॉलीवुड, बालाजी पिक्चर्स, इम्तियाज़ अली सर, ये सब मज़ा आया। लेकिन उसके बाद मैं क्या कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, ये मेरे लिए एक था कि चलो वो तो मैंने ऐसे कर दिया ना, मतलब 3-4 महीने आप एक सेट के साथ इन्वॉल्व हो गए। फिर मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की एक्टिंग में, रेडियो साथ में चल रहा था, मेरे इवेंट्स चल रहे थे, प्लस थोड़ा टाइम निकाल करके मैं कुछ म्यूज़िक वीडियोज़, म्यूज़िक एल्बम्स मैंने किया। फिर वो जो पब्लिक डोमेन में आए, हमारे यहाँ ऑडियंस जो है वो आपको अच्छा पॉजिटिव भी दे देती है, नेगेटिविटी भी है, और सोशल मीडिया पे तो इंस्टेंट है, मतलब आपका वीडियो बूम उस पर रिएक्शन आएगा। तो बहुत दफ़े हम ये करेंगे, अरे मुझे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कई बारी। तो मेरे को बहुत बारी ऐसा समझ आया कि नहीं यार, इट्स नॉट गुड उतना ज़्यादा इसमें जाना, इसलिए थोड़ी चीज़ें मैंने माइनस की। बट अभी ऐसा नहीं कि छोड़ दिया एक्टिंग, फुल टाइम तो नहीं, अभी वापस कर रहे हैं कुछ, वी आर प्लानिंग समथिंग, कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं तो दूसरी साइड से खुद ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ शॉर्ट फिल्म्स, वहाँ पे मेरा रोल है और वो मैं कर रहा हूँ। जहाँ जो चीज़ डॉक्यूमेंट्रीज में या मेरी जो शॉर्ट फिल्म्स की सीरीज़ पे जो काम कर रहा हूँ, वहाँ पे है मेरा इन्वॉल्वमेंट। और जहाँ पर अब मेरे को रोल अगर सही है तो देन कंसिडर। मैं लैला मजनू पे ना एक बार आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि कश्मीर में फिल्म्स तो उससे पहले भी शूट होती थी, लेकिन पूरी फिल्म नहीं बनती थी इस तरीके से। 100% फिल्म यहाँ ही बनी है वो और कहीं शूट हुई ही नहीं। तो उसकी एक लोकेशन थी, वो कश्मीर था। और उसमें एक आप उससे पहले आपने एक्टिंग नहीं की थी, आप आते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, तो वो सेट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? क्या नई चीजें सीखने को मिलती है सेट पे, फिल्म सेट पे? क्योंकि फिल्म सेट इज ऑलटुगेदर डिफरेंट। यस उससे पहले कुछ थोड़ा किया था, पर जो फिल्म सेट का एक्सपीरियंस है सर, दैट वाज क्रेजी। क्योंकि मेरे लिए तो जहाँ जब एक शॉट चल रहा है, उसके पीछे जो 1500 लोग खड़े हैं, लाइटमैन से लेकर के मेकअप दाता से लेकर के आपका इंटायर क्रू, और सीन चल रहा है, ऑन सिंक रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो साइलेंस है और आप देख रहे हैं 1500 लोग हैं ऑलरेडी, आपका डायरेक्टर साहब वहाँ पीछे मॉनिटर पे बैठ के देख रहा है, और कोई सांस ले रहा है वो भी सुनाई दे रहा है। तो इस माहौल में ये माहौल आप पहली दफा देख रहे हो, और आप अपनी सांसों पे काबू कर रहे हो। पहला डिसिप्लिन तो वहीं से है कि आप अगर सेट के आसपास है, आपको अपनी सांसों पे काबू करना है, कंट्रोल। एंड फिर जिस तरह से रीडिंग स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि आप रिहर्सल्स होती है शॉट से पहले, आप एग्जैक्टली वो चीज़ें नहीं की थी पहले, जब आप वो सब देख रहे हो, तो और डायरेक्टर एंड बड़े एक्टर्स जब इन्वॉल्व हो, वो लोग जो एक बड़ा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, जब दे वॉक इन, it feels a different thing boss. It was a wonderful. क्योंकि जो आपने कहा छोटे काम या वो एड्स वगैरह, वो एक छोटा सा सेट है, छोटा सा लोकेशन शूट होता है। फिल्म सेट इज अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। और कैमरा का टीम अलग है ब्रो, एंड टीम हैज 20-25 लोग भी, उससे ज्यादा भी। इसी तरह से डायरेक्शन का टीम 50-60 लोगों का है। आर्ट का टीम जो सेट पूरा डिजाइन कर रहे हैं, वो सब लोगों का टीम 50 लोग अलग बैठे हैं उस पर। इसी तरह से प्रोडक्शन वाले डिफरेंट टीम्स, क्रिएटिव अलग वाले, लाइटिंग अलग, साउंड वाले अलग। तो इतनी सारी टीम्स इन्वॉल्व हैं और हर शॉट में इन्वॉल्व है। हर शॉट में इन्वॉल्व है। आप रीटेक कर रहे हो तो जैसे एक्टर रीटेक कर रहा है, हमें तो दिखता है ना सिर्फ एक्टर रीटेक कर रहा है, वो सारे लोग रीटेक कर रहे हैं। मेकअप वाले को वापस आकर के रीटेक करना है मेकअप में, लाइट वाले को फिर से खड़ा होना है, वो लाइट लेकर के, बूम वाला बूम रॉड लेकर के फिर से खड़ा है। तो सारी चीजें रीटेक हो रही है, वो सारा यूनिट। इसलिए फिल्म किसी एक ही नहीं होते, हो सकता है वो सारे स्टार को मिल जाता है सारा कास्ट, बट उससे पीछे जो क्रू मेंबर्स हैं बहुत उनको भी रीटेक, हजारों लोग रहते हैं, हजारों, और उन 1000 लोगों को भी रीटेक करना पड़ता है। कॉस्ट्यूम टीम अलग है भाई, कॉस्ट्यूम टीम का अलग एक बड़ा यूनिट लगा, उनके इंटर्न्स अलग बैठे हुए हैं, क्या पेन। और उनको अगर शॉट में कहीं पे लग रहा है, उनको बाद में मार पड़ेगी डायरेक्टर से कि अगर इसका कॉलर यहाँ के बजाय यहाँ आ गया था, तो इसलिए
उनको भी इक्वली इन्वॉल्व रहना है, वो भी जल्दी दौड़ दौड़ के सर 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 ये करेक्ट करना है। सो बट वो सब जब मैं सामने देख रहा था सर होते हुए, मतलब अरे क्या है यहाँ से, अरे मैं तो ऐसा हो जाता था बहुत बारी कि अरे ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि हम देखते हैं 70 mm पे बाद में, हाँ, वो तो बहुत सिंपल सा दिखता है। वो तो अलग बात है सर, मैं ऑन सेट मेकिंग की बात कर रहा हूँ। ये तो इससे पहले देन आई हैव बीन इन्वॉल्व इन दी रियलिटी शोज आल्सो ना, वहाँ कैसे बनते हैं चीज़ें, कैसे फिर मैंने देखी वो सब चीज़ें होते हुए, वहाँ फिर वो अरे वाला सीन नहीं हुआ, वहाँ ठीक है मतलब एक एक्सपीरियंस, एक मेजर एक्सपीरियंस जो लेकर अगर आप वहाँ भी पहली बार जाते तो शायद ऐसा होता। हाँ बिल्कुल ऐसा होता। तो मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ, रेडियो का फ्यूचर क्या है और कश्मीर में रेडियो जॉकिंग के हवाले से या रेडियो के हवाले से, क्योंकि एज सच तो कोई ट्रेनिंग सेंटर तो है नहीं बिल्कुल, तो फ्यूचर क्या है अगर कोई सीखना चाहता है रेडियो? रेडियो तो रहेगा सर। रेडियो एक ऐसी चीज़ है ना, अब ये सब आप देखिए कितने सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं वही रेडियो वाला एक एलिमेंट आ रहा है उसमें भी। रेडियो देखिए, अब जैसे आपने लैला मजनू की बात इससे पहले कर रहे थे ना, तो इसका मैं जवाब रेडियो का उससे तरीके से देना चाहूँगा। लव, लैला मजनू, इश्क, मोहब्बत, ये पहले वाले दौर में भी थे, हर दौर में होता है, आज भी लैला है, आज भी मोहब्बत है। वक्त के साथ रंग बदल सकता है। आज का मजनू डिफरेंट कपड़े पहनता होगा, आज का मजनू अलग तरीके से बात कर रहा होगा, ज़रूरी नहीं आज का मजनू वहाँ बैठा हुआ है। वक्त के साथ चीज़ें रंग बदलती हैं, कुछ एक अदा बदल सकती है। इसी तरह से रेडियो पहले कुछ और था, अब वक्त के साथ उसकी चीज़ें बदल सकती है, उसमें एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं, बट रेडियो रहेगा और रेडियो चलेगा। अभी लंबी इनिंग बाकी है, ठीक है, रेडियो की, और अभी बहुत क्रेजी चीज़ें आनी बाकी है। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको वक्त के साथ चलना पड़ेगा, थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं घर पे बैठ के बोल रहा हूँ नहीं जी यार मेरा नहीं, वो तो उठना पड़ेगा मैडम, आपको देखना पड़ेगा आसपास क्या चीज़ें एक्सेप्ट हो रही हैं, रेलेवेंट क्या है, ऑन ग्राउंड क्या है। वो चीज़ों में जब तक आप इन्वॉल्व हैं, जब तक खुद में वो चेंज ला रहे हैं, आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो, वो हमेशा उसकी कामयाबी तय है सर। और एट द एंड ऑफ द डे बीइंग काइंड इज more important than who you are। और क्या आरजे बॉस, क्या हेडफोन माइक जब लगाओ तब आरजे, बाकी टाइम आप क्या हो, that is what makes you a human, that's ज़्यादा important than what you do। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को ना अपने काम से जो प्रोफेशन होता है वो उनके नॉर्मल लाइफ में भी घुस जाता है, और हमारी लाइन में थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपने कहा कि कैसे वो चीज़ नए लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं उनको पहले कि भाई बी काइंड, और आपकी चीज़ें सारी आहिस्ता आहिस्ता सही जगह पे हो जाएंगी। तो मैं थोड़ा ट्रेनिंग के हवाले से बात कर रहा था कि ट्रेनिंग सेंटर्स या रेडियो के स्कूल्स नहीं है एज सच कुछ, वी हैव मीडिया स्कूल्स, बट वहाँ रेडियो उस लेवल पे नहीं है। रेडियो का एक छोटा सा सब्जेक्ट होता है, एक कोर्स है, 3-4 महीने पढ़ाएंगे, उसमें भी बहुत बेसिक सी चीज़ें सिखाते हैं। तो वो अगर कोई सीखना चाहे तो वो क्या कर सकता है? यहाँ सिर्फ इंटर्नशिप्स मिलती है बॉस, और कुछ भी नहीं। सिंपल, किसी भी चैनल में आप जा रहे हैं, वहाँ कोई सीखना चाहता है, वो 3-4 महीने की इंटर्नशिप लेते हैं, वहाँ जाते हैं। बट बेस्ट प्रैक्टिकल के लिए मैं बोल रहा हूँ, बट ऑनलाइन के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज ऑनलाइन कई सारे मास्टर क्लासेस रहते हैं, उन मास्टर क्लासेस में जा सकते हैं, हफ्ते भर महीने भर वो वहाँ से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेजर जो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है वो किसी भी चैनल में जा करके वो इंटर्नशिप ले सकते हैं, और क्या होता है प्रैक्टिकल काम वो सीख सकते हैं। सिंपल है बॉस, इसमें कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स है नहीं। और ऐसा नहीं है कि आज तो देखिए, और आसानी ये है कि आज इनके पास 4-5 ऑप्शंस हैं, 4-5 स्टूडियोज हैं जो ऑप्शन जाने का है। शायद वो पहले 10 साल पहले नहीं था भाई, आपके पास एक ही जगह है, वो भी कितना को एकोमोडेट करेगा। आज अगर सच्चा पैशन है आप घुस सकते हो, अपना इंटर्नशिप कहीं एक जगह तो ले ही सकते हो, 5 जगह ट्राई करके एक जगह तो निकाल ही सकते हो इंटर्नशिप, अगर सच्चा पैशन है तो। मैं ये मानता हूँ कि बस अपनी बेसिक तैयारी आपने की, पढ़ाई, फिर थोड़ी सी बेसिक्स क्लियर किए मास्टर क्लासेस से या कहीं से, अब ऑनलाइन इतने सारे ऑप्शंस हैं, फिर जाकर के एक बार प्रैक्टिकल इंटर्नशिप ले लो। सबसे बेस्ट ट्रेनिंग वही है, क्योंकि वहाँ आप सब चीज़ें होते हुए देख रहे हो। वहाँ आप मॉर्निंग देख रहे हो, मिड मॉर्निंग देख रहे हो, इवनिंग शो देख रहे हो, डिजिटल वाले अलग क्या कर रहे हैं, एडिट टीम क्या कर रही है, मार्केटिंग टीम क्या कर रही है, सेल्स हेड क्या कर, सारी चीज़ों को अपने सामने देख पा रहे हो। सिंपल ट्रेनिंग बॉस, इंटर्नशिप में जो आप सीख सकते हो वो, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल। उसके बाद और इसके ये एक ऐसा ग्राउंड है जिसके बाद आप सीधा ये बात तक पहुंच जाएंगे कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए आगे या नहीं करना। सिंपल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इंटर्नशिप ही ले लो,
3 महीने में आप समझ पाओगे, 2 महीने में कि मुझे यहाँ इस दुनिया में रहना है या ये मेरा फाइनल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बूम। और करना है तो फिर आगे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या चीज़ है, वो सब दिखेगा, एड ऑन्स क्या करने हैं, सब दिखेगा। So this is very important. Yeah. Thank you so much, Rafiq, for your time. It was really nice talking to you. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। So this was RJ Rafiq. अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।